केवल सेकंड बैच की क्लास है ना, कैलकुलस? यस सर। ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने डिफरेंशिएशन आपको समझाया था, वो समझ में आया आपको थोड़ा बहुत? तो उसमें से डाउट होंगे बेटा, जो भी होमवर्क दिया होगा। सर आपने कही थी कि आप एक क्लास में बताओगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, वो अभी आपने बताया नहीं है सर। डिफरेंशिएशन से क्या आएगा, हाँ वो बताते हैं। डाउट है कुछ डाउट? शीट से डाउट है हाँ सीट से पूछो। सर। 35 और 36। 35, 36, 26, 35, 36, 26 और 31। और बताइए। 26 लिख लिया बेटा। 26 लिख लिया तो डी पार्ट। अच्छा, ए बी सी डी सब बता देंगे। लो, और पूछिए। 33, 28 लास्ट। और कोई है? 40, 40 पे भी कहाँ पहुंच गए भाई, मैक्सिमम मिनिमा और ये तो बताया नहीं। 36 तक है। उसके बाद अगर आपको पूछने हैं तो ये 41, 42, 43, 44 में से पूछ सकते हो। हाँ हाँ। उसके बाद अगर आपको पूछने हैं तो 41, 42, 43, 44 में से पूछ सकते हो। उसके बाद भी पूछने हैं तो लेवल 2 में से पूछ सकते हो। है कोई डाउट? उसके आगे ट्राई नहीं किए? ठीक है, कल लेने चाहिए थे वैसे आपको ट्राई, नहीं किए कोई बात नहीं। इन्हीं को देखो, इन्हीं को देख लो फिर। 26 का डी। U0 हमें पता है, जो पता है वो लिखा ही हुआ है, आप सबके पास होगा। हमें डिफरेंशिएशन करना है 7v माइनस 2u का। तो ये 7v का मतलब है v एक x का फंक्शन है। ऐसे u मतलब u भी एक x का फंक्शन है। तो यहाँ पे 7 कांस्टेंट है और x के फंक्शन के साथ है, इसीलिए 7 से कुछ नहीं कहेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे सीधे v का। सेम ईयर 2 कांस्टेंट है और x के फंक्शन के साथ है, तो इससे भी बात नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x के फंक्शन का। तो vx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा v डैश x, ux का हो जाएगा u डैश x। एट x इक्वल टू 0 बताना है हमें, तो x इक्वल टू 0 रख दो। 7 v डैश 0 माइनस 2 u डैश 0। v डैश 0 की वैल्यू 2 दे रखी है और u डैश 0 की वैल्यू दे रखी है -3। 14 प्लस 6 20 आ रहा होगा इसका आंसर। किसी को नहीं समझ में आया हो तो बोलो। क्लियर है? 26 का डी हो गया।
अब आता है 28। में दे रखा है y इक्वल टू 2 साइन ओमेगा एक्स प्लस फाइव। ओमेगा और फाइव कांस्टेंट है यहाँ पर। dy अपॉन dx हमें निकालना है, तो dy अपॉन dx आएगा d अपॉन dx ऑफ 2 साइन ओमेगा एक्स प्लस फाइव। अब ये 2 कांस्टेंट है और x के एक फंक्शन के साथ है, तो इसीलिए 2 से कुछ नहीं कहेंगे, 2 को अलग कर लो। डिफरेंशिएशन हमें करना है साइन ओमेगा एक्स प्लस फाइव का। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको x समझ लेंगे, साइन x का हो जाएगा कॉस x। लेकिन ये x तो है नहीं, ये x की जगह पे आया है, तो इसका डिफरेंशिएशन और हमें इनटू में करना पड़ेगा। तो 2 cos ओमेगा x प्लस फाइव, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा x का हो गया 1 और फाइव का हो गया 0। तो 2 ओमेगा cos ओमेगा x प्लस फाइव, ये आंसर आ गया बेटा। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। क्लियर। ट्वेंटी 28 के बाद अब नंबर है 31 का। ये नोट कर लिया क्या आपने? कर लिया। 31 देखो, 31 कैसे होगा। 31 दे रखा है आपको y इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 7 पावर माइनस 7। इसमें वही फॉर्मूला लगेगा x पावर n वाला। जब dy अपॉन dx निकालेंगे तो x पावर n वाला फॉर्मूला, इसको x समझ लेंगे थोड़ी देर के लिए। x पावर n का होता है n x पावर n माइनस 1। लेकिन x की जगह पे ये सब आया है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें और करना पड़ेगा। तो -7 1 माइनस एक्स अपॉन 7 पावर -8। 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, 7 से कुछ कहेंगे नहीं, x का हो गया 1। तो ये -1/7 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 7 पावर -8 बचेगा बस। माइनस से माइनस कट गया और 7 से 7 कट गया, ये आएगा आंसर। हो गया। इसके बाद नंबर है 33 का। y इक्वल टू रूट साइन रूट एक्स। तो dy अपॉन dx, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रूट के अंदर लिखा है सबको x समझ लेंगे। तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x। लेकिन ये x तो था नहीं, x की जगह पे आया था, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें और करना पड़ेगा। अभी ये हो गया साइन x टाइप का फंक्शन, इसको थोड़ी देर के लिए x समझ लेंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। लेकिन ये x नहीं है, x की जगह पर आया है ये रूट x, तो इसका डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा।
1/2 रूट साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो ऊपर आ रहा है कॉस रूट एक्स केवल, नीचे 2 और 2 आ गया 4, रूट एक्स भी नीचे ही है, और रूट में साइन रूट एक्स भी नीचे ही है। ये हो गया आंसर। सर 21st के टेस्ट में सर इंटीग्रेशन नहीं आएगा ना? 21st के टेस्ट में हाँ, तो हो इंटीग्रेशन जाएगा नहीं उतना आएगा। ही। ओके सर। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं है? थर्टी फाइव देखो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होगा, समझना आप ध्यान से। डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको ऐसे ही करेंगे जैसे एक्स स्क्वायर का होता है, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेंगे, और एक्स स्क्वायर का जैसे डिफरेंशिएशन होता है, लिख देता हूं पहले डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x पावर n वाले फॉर्मूले से, n x पावर n माइनस 1। फिर उसके बाद ये x की जगह पर आया था ये सब, तो इसका डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा अलग से, और ये 4 का 0 हो गया, तो 2x प्लस वाई। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और y का हो जाएगा dy अपॉन dx। इसका डिवाइड चला जाएगा, 1 प्लस dy अपॉन dx इक्वल टू 0। dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी -1। थर्टी सिक्स, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। करो डिफरेंशिएशन। अब समझना अच्छे से, ये दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर और वाई, दो फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि दो फंक्शन हो अगर इनटू में, तो पहले हम एक फंक्शन का करते हैं, सेकंड को एज इट इज लिख देते हैं, फिर दूसरे का करते हैं, फर्स्ट को एज इट इज लिख देते हैं। तो वही रूल लगाएंगे हम यहाँ पर। पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो 2x, y को एज इट इज रहने दो, फिर y का कर दो dy अपॉन dx, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दो। क्या ये बात समझ में आई आपको यहाँ तक?
इधर भी दो फंक्शन है, इनका भी फर्स्ट सेकंड से होगा प्रोडक्ट रूल लगा करके। x का हो गया 1, वाई स्क्वायर एज इट इज, फिर वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और dy अपॉन dx x एज इट इज, और 6 का हो गया 0। इस पूरी लाइन में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है आप समझाओ मुझे। इस पूरी लाइन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये dy अपॉन dx वाले टर्म सब एक साथ करने हैं। तो एक एक्स स्क्वायर आएगा dy अपॉन dx, एक 2x, ये दो dy अपॉन dx वाले टर्म आ रहे हैं, और जिनमें dy अपॉन dx नहीं है उन सबको एक साथ कर लो, y स्क्वायर और 2xy। तो dy अपॉन dx की जब वैल्यू निकालोगे तो पहले इसको राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा, फिर डिवाइड लगाना पड़ेगा इसका। देखो क्या आंसर आ रहा है। 36 था ये। यही आ रहा है पूरा। ठीक है, अब मतलब जानोगे आप डिफरेंशिएशन का, बिना मतलब जाने आप नहीं मानेंगे ना। सुनो, dy का मतलब है y में चेंज, डिफरेंस इन y। dx का मतलब है डिफरेंस इन x, और dy अपॉन dx का मतलब हो गया y में डिफरेंस x के डिफरेंस के रेस्पेक्ट में। dy अपॉन dx का मतलब क्या हो गया कि x में जब चेंज हो रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज हो रहा है। जैसे आप एक कांस्टेंट ले रहे हैं y इक्वल टू 2, क्या आप इसका ग्राफ बनाना जानते हैं y इक्वल टू 2 का? y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना जानते हैं। कैसे बनेगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, f y पे 1 2, ये ग्राफ आ जाएगा y इक्वल टू 2 का। ये जो लाइन आएगी इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 2। अब इसमें x इक्वल टू 0 पर भी y 2 है, x इक्वल टू 0.1 पर भी 2 है, x इक्वल टू 0.2 पर भी 2 है, x इक्वल टू 1 पे भी 2 है, x इक्वल टू 2 पे भी 2 है, x इक्वल टू 500 पे भी 2 है। तो जैसे जैसे x चेंज हो रहा है y में कितना चेंज हो रहा है, कोई बता सकता है मुझे? y में क्या चेंज हो रहा है? कोई चेंज नहीं हो रहा y में। y में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। y में चेंज x के रेस्पेक्ट में कितना हो रहा है? 0। y में चेंज हो ही नहीं रहा है तो dy अपॉन dx की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है? 0। ये बात कुछ पल्ले पड़ी आपको?
ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं। ये लिखना चाहोगे आप? लिख लो। तो कोई भी कांस्टेंट हो, उसका ग्राफ बस ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है, लेकिन लाइन ऐसी आएगी। कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा, एक्स चेंज होता रहेगा, लेकिन वाई की वैल्यू में यानी कि ग्राफ की जो हाइट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए सभी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। तो dy अपॉन dx को आप ऐसे समझ सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, ये एक मतलब हो गया dy अपॉन dx। y की रेट ऑफ चेंज x के रेस्पेक्ट में हम बताते हैं dy अपॉन dx। लिख लिया होगा बेटा? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आप बनाना जानते हैं? y इक्वल टू एक्स का जानते हैं? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ये बिल्कुल 45 45 एंगल बाइसेक्टर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। जो हो गया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स में क्या है, जैसे x 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, x 1 रखेंगे तो y भी 1 आएगा, x 2 रखेंगे तो y भी 2 आएगा, x 3 रखेंगे तो y भी 3 आएगा। तो अगर हम देखें कि x के रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज हो रहा है, x अगर 1 यूनिट चेंज हो रहा है तो y कितने यूनिट चेंज हो रहा है, बताओ मुझे। मान लो x में 1 यूनिट का चेंज हो गया, 0 से 1 पे पहुंच गया, तो y की वैल्यू में कितना चेंज हो गया? y की वैल्यू में भी 1 यूनिट का ही चेंज हुआ। तो dy अपॉन dx कितना है? 1। ऐसे ही और आगे देख लो, भले ही x में अगर 1 यूनिट का चेंज हुआ है, 1 से 2 पे पहुंचा है, तो y भी 1 से 2 पे पहुंचा है, उसमें भी 1 यूनिट का चेंज हुआ है। तो छोटे से छोटा इंटरवल कोई भी ले सकते हो, 1 से 0.1 तक ले लोगे, 1 से 1.1 तक, तो y की वैल्यू भी 1 से 1.1 तक पहुंचेगी। x में अगर 0.1 का चेंज होगा तो y में भी 0.1 का चेंज होगा। तो हम बोल सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स वाला जो ग्राफ है उसमें x में जितना चेंज हो रहा है उतना ही चेंज हो रहा है y में, यानी कि dy और dx यहाँ पर बराबर है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो y इक्वल टू एक्स होता है तो डिफरेंशिएशन करके क्या वैल्यू आ जाती है? 1। x का डिफरेंशिएशन कितना पढ़ा है हमने? 1। बात समझ में आई बेटा? एक और चीज सुनो, ये जो dy अपॉन dx है, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 1 से 2 तक जो देख रहे हैं वो एवरेज रेट ऑफ चेंज है। यानी x में 1 का चेंज हुआ तो y में भी 1 का चेंज हुआ। ये हमने 1 से 2 पूरे इंटरवल के लिए एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाली। एवरेज चेंज इन y कितना हुआ? टोटल चेंज y में कितना हुआ? 1। टोटल चेंज x में कितना हुआ? 1। तो हमने ये एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाली। ऐसे समझ लो जैसे आप गए मथुरा से आगरा तक, तो टोटल कितनी डिस्टेंस चली आपने और टोटल कितना टाइम लगाया, वो आ गई एवरेज स्पीड आपकी। ठीक है ना?
लेकिन एवरेज स्पीड और मतलब dy/dx और del y/del x इन दोनों में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। ये del y/del x क्या बताती है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज बताएगी, और dy/dx बताएगा एक फिक्स पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस। मतलब जैसे कोई बोले कि मथुरा से जब आप चले थे तो उसके 10 मिनट 15 सेकंड बाद आपकी स्पीड क्या थी, वो हो गई इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में? सर एक और बार रिपीट कीजिए। एक तो हो गई एक पर्टिकुलर टाइम पर आपसे पूछ रहे हैं कि भाई इतने बजे, जैसे आप 10 बजे मथुरा से चले और 11 बजे आप पहुंच गए, टोटल डिस्टेंस आपने कवर करी 50 किलोमीटर, टाइम लगा आपको 1 घंटा, तो आपकी एवरेज स्पीड जो आएगी वो आएगी 50/1, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। यही तो आई आपकी एवरेज स्पीड। इसमें कोई डाउट है आपको? बोलो बेटा, बोलो जल्दी। कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बताइए, जब आप मथुरा से चले होंगे और जब आप आगरा पहुंचे होंगे, क्या पूरे रास्ते में आपने केवल 50 की स्पीड मेंटेन करके रखी होगी? कहीं ब्रेकर आया होगा, वहां पे स्पीड कम की होगी, कहीं पे रोड खाली मिला होगा, वहां पे स्पीड बढ़ी होगी, फिर हो सकता है कि कहीं टोल टैक्स मिल गया होगा तो वहां पे रुक गई होगी गाड़ी। तो ये जो 50 किलोमीटर पर आवर आ रही है, ये एवरेज स्पीड आ रही है। कोई आपसे पूछे कि जब मथुरा से चले थे उसके 10 मिनट 15 सेकंड बाद आपकी स्पीड क्या थी, एग्जैक्ट उसी टाइम पर बतानी है आपको, उस सेकंड पे आप किस स्पीड से चल रहे थे। तो हो सकता है आप 80 की स्पीड से चल रहे हो सकता है आप 30 की स्पीड से चल रहे हो। तो del y/del x जो है वो एक इंटरवल के बारे में बताता है कि इस इंटरवल में आपकी एवरेज स्पीड या एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या थी। स्पीड क्या बताती है, स्पीड डिस्टेंस की रेट ऑफ चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में बताती है कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगी, 50 किलोमीटर डिस्टेंस हम चल जाएंगे। तो वैसे ही del y/del x क्या बताएगा, एक इंटरवल में बताएगा कि x के रेस्पेक्ट में y की चेंज क्या होगी। लेकिन जो dy/dx है ये फिक्स पॉइंट पर बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा, इंस्टेंटेनियस चेंज बताएगा, रेट ऑफ चेंज। जैसे y इक्वल टू, या ये ग्राफ देखो, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ रहा मान लो 1 और 2 तक, फिर 3 और 4 तक y इक्वल टू 2 वाला ग्राफ है। ये ग्राफ है किसी फंक्शन का। अब कोई पूछे dy/dx की वैल्यू, तो dy/dx की वैल्यू अब पॉइंट के हिसाब से चेंज होगी। जैसे x इक्वल टू 1 पे अगर कोई पूछेगा, x इक्वल टू 1 पे क्या है, ये y इक्वल टू x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, dy/dx क्या आएगा 1। यहाँ पर x इक्वल टू 1 के आसपास क्या हो रहा है कि जितना x चेंज हो रहा है उतना ही y चेंज हो रहा है। लेकिन कोई अगर आपसे x इक्वल टू 3 पर पूछता है dy/dx, x इक्वल टू 3 पर, तो x इक्वल टू 3 पर क्या हो रहा है, x जब चेंज हो रहा है तो y में कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पर 0, y बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। तो dy/dx x इक्वल टू 3 पर देखेंगे तो कितना आएगा, 0। ये समझ आ रहा है आपको इस ग्राफ को देख के कि dy/dx x इक्वल टू 1 पे 1 है, dy/dx x इक्वल टू 3 पे 0 है। तो जो रेट ऑफ चेंज है, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो रेट ऑफ चेंज है वो फिक्स नहीं होती, रेट ऑफ चेंज भी वेरिएबल होती है अलग अलग पॉइंट पर। तो अगर हम del y/del x की बात कर रहे हैं तो del y/del x एक इंटरवल होगा, उस इंटरवल में एवरेज रेट ऑफ चेंज बताएगा। लेकिन dy/dx क्या करता है, dy/dx आपको एक फिक्स पॉइंट पर बताता है कि इस फिक्स पॉइंट पर उसकी रेट ऑफ चेंज क्या है। जैसे ये बता रहा है कि x इक्वल टू 3 पर रेट ऑफ चेंज y की 0 है, x इक्वल टू 1 पर रेट ऑफ चेंज 1 है। क्योंकि ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं रहते, और भी कर्व होती हैं, तो उसमें जो रेट ऑफ चेंज होती है
वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती रहती है। तो dy/dx हर एक पॉइंट पर, एक छोटे छोटे से पॉइंट के डिफरेंस के बाद में वेरी करता रहता है। जैसे सुनो, ये साफ कर दे, ये कुछ लिख रहे हो इसको, कर लिया? जैसे y इक्वल टू आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ ले लो, ये किसका ग्राफ बनाया हमने? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू आएगी 0। x इक्वल टू 1 पर कितनी होगी? x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू आएगी 1। x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू आएगी 4। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो, पहले 0 से 1 अगर x चेंज हुआ तो y की वैल्यू भी 0 से 1 चेंज हुई। तो x में 1 चेंज पर y में भी 1 चेंज हुआ। लेकिन अगला ही जब x 1 से 2 पे पहुंचा, अगला 1 का चेंज हुआ x में, तो y की वैल्यू में 3 का चेंज हो गया। 1 से y की वैल्यू कहां पहुंच गई? 4 पर। ऐसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 पे 0 थी, 1 पे 1 थी, 2 पर 4 हो गई, 3 पर 9 हो गई, 4 पे 16 हो गई। तो पहले 1 का चेंज हुआ तो y में भी 1 का चेंज था, फिर x में 1 का चेंज हुआ तो y में 3 का चेंज हो गया, फिर x में 1 का चेंज हुआ तो y में 5 का चेंज हो गया, फिर x में 1 का चेंज हुआ तो ये 7 का चेंज हो गया। ये समझ में आ रही बात कि जो अब रेट चेंज होने की जो रेट है वो भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी बदलती जा रही है। ठीक है, ये बनाओ, सब कुछ बनाओ ये। तो अभी आप बता सकते हैं x इक्वल टू 1 पर किस स्पीड से चेंज हो रही है y की वैल्यू? x इक्वल टू 1 पर जो रेट ऑफ चेंज है y की, वो x के रेस्पेक्ट में कितनी है? x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, लेकिन x कांस्टेंट बढ़ता जा रहा है, तो y की जो बढ़ने की रेट है वो अलग अलग इंटरवल के हिसाब से अलग अलग आ रही है। अब ये +2 आपने कैसे बता दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया और x इक्वल टू 1 रख दिया इसमें। सही है ना? ऐसे ही तो किया। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे x इक्वल टू 1 पर रेट ऑफ चेंज पता करनी है फंक्शन की, तो मैं क्या करूंगा? एक छोटा सा इंटरवल लूंगा। छोटा सा इंटरवल, छोटा सा मतलब बहुत छोटा सा, बिल्कुल 0 के पास, 1 से 1.01। ये भी इंटरवल बहुत बड़ा ले लिया मैंने, इससे भी छोटा लेंगे। तो x की वैल्यू 1 से 1.01 पे पहुंची, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.01 का स्क्वायर करके बताओ मुझे जल्दी से, कितना आएगा?
कि भाई ये आएगा क्या? यस सर। ये आएगा, ये आएगा 1.0201। तो मैंने बहुत छोटा सा, जब x इक्वल टू 1 पर पता करना है तो मैंने क्या किया, 1 के पास दो इनफाइनाइटली क्लोज्ड पॉइंट ले लिए, जैसे 1 और ये 1.01, ये तो बहुत बड़ा गैप है, और भी छोटा पॉइंट लेंगे, मतलब और भी छोटा डिफरेंस लेंगे। तो x में चेंज कितना हुआ आप ये बताओ? x में चेंज हुआ आपका 0.01 का, यही तो चेंज हुआ। और y में कितना चेंज हो रहा है? y में पहले x 1 था तो y भी 1 था, अब y कितना हो गया? 1.0201। तो y में कितना चेंज हो गया? 0.0201। तो इसका जब डिवाइड लगाओगे, जैसे ये पॉइंट हटा दें तो dy अपॉन dx, ये dy अपॉन dx नहीं है, ये डेल y अपॉन डेल x है। इस इंटरवल के लिए 0.01 का जो इंटरवल है, इस इंटरवल के लिए एवरेज निकाल रहा है, y में टोटल चेंज और x में टोटल चेंज। तो ये आएगा 2.01 अपॉन 1। तो डेल y अपॉन डेल x कितना आ गया? 2.01 आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको? x इक्वल टू 1 पर एग्जैक्ट जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज, वो अभी इस इंटरवल से पता नहीं चलेगी। किस इंटरवल से पता चलेगी? इस इंटरवल को और छोटा करो, अभी 1.001 लेंगे तो और छोटा आंसर आएगा, 2.001 आ जाएगा। 1.0001 लेंगे तो 2.0001 आ जाएगा। ऐसे हमें पता चल रहा है कि जब हम इंफिनिटी क्लोज पहुंच जाएंगे ना 1 के पास, तो जो रेट ऑफ चेंज है वो 2.0000 मतलब 2 के बराबर हो जाएगी। जितना ज्यादा बड़ा इंटरवल लोगे, उतना ही जो रेट ऑफ चेंज, एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज उस पॉइंट पर और एवरेज रेट ऑफ चेंज में डिफरेंस दिखेगा आपको। जितना ज्यादा इंफिनिटी क्लोज्ड पॉइंट लोगे उस पॉइंट के, उतना ही ज्यादा आपका सटीक आंसर आएगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू जब डेल्टा एक्स जीरो को टेंड करता है, डेल्टा एक्स जीरो को टेंड करता है मतलब एक्स में जो डिफरेंस है, ये जो इंटरवल की विड्थ है, वो जब जीरो को टेंड करती है, उस समय जो वैल्यू आती है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की, वो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर होती है। ये साफ कर दिया जाए सब कुछ। अब सुनो, कैसे पता चला कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है? हमें किसी x की वैल्यू के लिए पता करना था, मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, हम हर एक x के लिए पता करना चाह रहे थे कि x की जगह पर कोई भी वैल्यू रखे तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमें पता चल जाए। ग्राफ इसका था ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि हमें पता है कि dy अपॉन dx कैसे आता है, तो हमने एक इंटरवल लिया x से लेकर के x प्लस h तक का। तो y की वैल्यू भी हमें पता है, x जब x रखेंगे तो x स्क्वायर आएगी, और x प्लस h रखेंगे तो y की वैल्यू x प्लस h का स्क्वायर आएगी। ये समझ आया आपको? जब x की वैल्यू x रखेंगे तो y x स्क्वायर आएगा, जब x की जगह पे x प्लस h रखेंगे तो y की वैल्यू x प्लस h का स्क्वायर आएगी। तो जो इस इंटरवल के लिए रेट ऑफ चेंज है डेल y अपॉन डेल x,
तो x में कितना चेंज हो रहा है, x में चेंज हो रहा है h का, y में कितना चेंज हो रहा है, y में चेंज हो रहा है x प्लस h का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। y में कितना चेंज हुआ, x प्लस h का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x में कितना चेंज हुआ, x प्लस h माइनस x। तो डेल y अपॉन डेल x ये आ गया आपका h स्क्वायर प्लस 2hx अपॉन h, या इसको ऐसे लिख सकते हैं h प्लस 2x, ये आ गया डेल y अपॉन डेल x। अब जब h जीरो को टेंड करेगा, जब ये इंटरवल बिल्कुल जीरो को टेंड करेगा, ये दोनों पॉइंट जो है वो इनफाइनाइटली क्लोज हो जाएंगे, तब हमें x पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू पता चलेगी। या डेल y अपॉन डेल x जब लिमिट h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, डेल x टेंड्स टू जीरो मतलब जो डिफरेंस है वो टेंड्स टू जीरो, डिफरेंस कितना है h का, तो h जब टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, जब h जीरो को टेंड करेगा, उस समय डेल y अपॉन डेल x की जो वैल्यू आएगी वही dy अपॉन dx के बराबर होगी। तो dy अपॉन dx, बताओ भाई h जब जीरो को टेंड करेगा तो h प्लस 2x की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 2x। तो x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा किसी भी पॉइंट पे वो कितना होगा, 2x। मतलब अब आपको x इक्वल टू 1 पे पता करना है रेट ऑफ चेंज क्या है तो 2, x इक्वल टू 2 पे पता करना है तो 4, x इक्वल टू 3 पे पता करना है तो 6। अब आपको अलग अलग पॉइंट के हिसाब से ये अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमने एक जनरल पॉइंट लिया x से x प्लस h और पता कर लिया कि भाई इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। अब आप इसमें x की कोई भी वैल्यू रखोगे, उसी पॉइंट पर क्या रेट ऑफ चेंज होगी y की x के रेस्पेक्ट में वो पता चल जाएगी। आप ये नोट करो, फिर जो जो डाउट है बताओ। सर हाँ बेटा, सर डी वाई अपॉन डी एक्स में इंटरवल जो होता है वो बहुत छोटा होता है ना, मतलब जीरो के बराबर होगा, ये तो होता है इसमें। जीरो के बराबर, हाँ। ठीक है सर हमने जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x में इक्वल्स टू हमने जो x प्लस h स्क्वायर किया, मतलब कि हमने जो माइनस वगैरह किया सर, वो किया क्यों, ताकि हम एक छोटा सा इंटरवल ला सके। क्या माइनस किया ये, यस सर। अरे ये तो डेल वाई का मतलब क्या है, डिफरेंस इन वाई। ओके सर। डेल एक्स का मतलब क्या है, डिफरेंस इन एक्स। एक्स में कितना डिफरेंस हुआ, एक्स से एक्स प्लस एच पर पहुंच गया, तो क्या डिफरेंस आया, एक्स प्लस एच माइनस एक्स। यस सर। वाई में कितना चेंज हुआ, वाई पहले एक्स स्क्वायर था, अब एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा अगर एक्स प्लस एच रखेंगे तो वाई में यस कितना सर। चेंज हुआ, एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई यहाँ पे मान लो वाई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो सब्ट्रैक्ट करके तो बताएंगे कितना चेंज हुआ। ओके सर, ओके सर, सर समझ गया। तो जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया ना 2x, ऐसे ही हमने और सभी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकाला। सभी फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है ना, x पावर n का ये होता है, कांस्टेंट का ये होता है, sin x का ये होता है, cos x का ये होता है, ये सबका डिफरेंशिएशन हमने इसी तरीके से निकाला। अब आप अलग अलग फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए ऐसा नहीं करेंगे कि इसी तरह से पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए जाओ। हमने सीधे फॉर्मूले बना दिए हैं, वो फॉर्मूले आप याद कर रहे हैं और बस उन्हीं से आगे की कहानी कहानी पढ़ रहे हैं। ये पीछे वाली कहानी आपने छोड़ दी, स्किप कर दी। समझ आ रही बात बेटा। अभी आप चाहें तो भले ही एक्स क्यू का एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आना चाहिए, उसको भी प्रूव कर सकते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स क्यू का। छोटा सा इंटरवल ले लो x से लेकर के x प्लस h का,
या x से लेकर के x प्लस डेल्टा x तक कुछ भी ले सकते हो, x प्लस h ले लो, h लिखना ज्यादा आसान है। तो जब x की वैल्यू x होगी तो y की वैल्यू x क्यू आ रही होगी, जब x की वैल्यू x प्लस h होगी तो y की वैल्यू x प्लस h का क्यू आ रही होगी। तो डेल y अपॉन डेल x कितना हो जाएगा, y में चेंज बताओ कितना हुआ, x प्लस h का क्यूब माइनस x क्यूब, x में कितना चेंज हुआ, x प्लस h माइनस x। अब dy अपॉन dx अगर हमें निकालना है, dy अपॉन dx अगर निकालना है तो हमें पता करनी पड़ेगी डेल y अपॉन डेल x की वैल्यू जब इंटरवल बिल्कुल जीरो को टेंड कर रहा हो, ये जो डिफरेंस है h का वो बिल्कुल जीरो के इनफिनिटी क्लोज पहुंच जाए ये दोनों पर। तो ये ऊपर क्यूब का फॉर्मूला खोलोगे तो एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3h स्क्वायर एक्स प्लस 3hx स्क्वायर, नीचे बचेगा h माइनस एक्स। तो ये एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखनी पड़ेगी इसमें। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h का डिवाइड लगाओगे तो ये आएगा h स्क्वायर प्लस 3hx प्लस 3x स्क्वायर, ये बचा बस। और जब h 0 को टेंड करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा बस 3x स्क्वायर। तो dy अपॉन dx की वैल्यू 3x स्क्वायर आ जाएगी। तो ये 3x स्क्वायर जो डिफरेंशिएशन आया है ये जनरल डिफरेंशिएशन है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पता करनी है रेट ऑफ चेंज, तो जैसे x इक्वल टू 1 पर पता करनी है तो x इक्वल टू 1 इसमें डाल दो, पता चल जाएगी 3 की रेट से चेंज हो रहा है। x इक्वल टू 2 पे पता करनी है तो x इक्वल टू 2 डाल दो तो 12 आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू 2 पे 12 की स्पीड से चेंज हो रहा है, 12 की स्पीड से रेट ऑफ चेंज वहां पे 12 है, यानी बहुत तेजी से चेंज होने लगा। x इक्वल टू 3 डालोगे तो आ जाएगा आपका 27, यानी x इक्वल टू 3 पर 27 की स्पीड से चेंज हो रहा है, मतलब और स्पीड बढ़ गई उसकी, यानी फिर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। अब डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत मतलब समझ में आया आपको? हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये सेकंड लास्ट लाइन समझा दीजिए। ये वाली समझ नहीं, इससे ऊपर। ये यस सर। h का डिवाइड लगा दिया, h क्यूब में h का डिवाइड लगाया, h स्क्वायर आया, यहाँ पे डिवाइड लगाया 3hx आया, यहाँ पे लगाएंगे तो 3x स्क्वायर बचेगा। ओके सर। यस सर। अब मुझे बस ये बताइए कि क्या मैं थोड़ा बहुत सफल हो रहा हूँ आपको ये समझाने में कि डिफरेंशिएशन क्या है, कैसे ये आया डिफरेंशिएशन, क्या निकलता है इससे, कैसे पता चला x क्यूब का 3x स्क्वायर होगा। ठीक है, ये लिख लिया क्या आपने? सर हमने इसमें h की लिमिट क्या कहते हैं 0 रख रखी है ना? हाँ बेटा। ओके सर। ये लिख लिया क्या? हाँ जी, यस सर, प्रीमियर। जी सर। मैं अरे जरा ये आपको कॉल करता डिस्टर्ब होते हैं, ये फंक्शन 12th का ग्वालियर जो है वो अभी लेक्चर रिक्वायरमेंट होगा ना अभी आपको? जी सर। ठीक ठीक, ओके, थैंक। अब सुनो भाई, स्लोप नाम की कोई चीज पढ़ी है आपने? स्लोप, स्लोप नाम की कोई चीज पढ़ी है? क्या होती है स्लोप? कोई लाइन है अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में अगर थीटा एंगल बना रही है, स्लोप मतलब होती है झुकाव, कितना ज्यादा झुकाव। अगर वो एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है तो स्लोप होती है tan थीटा।
ये आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, आप ऐसा बोल रहे हैं, तो फिर मैं आगे की कहानी समझाता हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही ले लेता हूँ। यहाँ पर ये मान लो कोई पॉइंट है x, y इस कर्व पे, या x, एक्स स्क्वायर भी ले सकते हो। इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट बनाई। इस टेंजेंट की मुझे स्लोप निकालनी है। इस टेंजेंट की मुझे स्लोप निकालनी है। तो इसकी स्लोप निकालने के लिए मैंने क्या कहानी बनाई, अगर मैं x में डिफरेंस लेता हूं h का, तो यहाँ पे x था, ये कितना हो जाएगा x प्लस h। ये y की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पे कुछ और हो जाएगी x प्लस h का स्क्वायर, जो भी हो जाए। तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन की स्लोप अगर मैं निकालता हूं, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली ये लाइन आई, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही होगी, ये हो गया थीटा। जितना एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ में यहाँ पे बना रही होगी, उतना ही एंगल यहाँ पे बनाएगी थीटा। तो ये y में जो चेंज हुआ वो कितना हुआ, x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे y की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी, यहाँ पे x प्लस एच का स्क्वायर। x में जो चेंज हुआ यहाँ से यहाँ तक का, तो वो चेंज हुआ h का। तो ये जो स्लोप आएगी इस कॉर्ड की, इस कॉर्ड की जो स्लोप होगी वो आएगी tan थीटा। और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा आपने पढ़ा है। परपेंडिकुलर है x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बेस कितना है h। तो ये आ गई स्लोप किसकी, ये स्लोप आई है कॉर्ड की। ये टेंजेंट की स्लोप नहीं है, मुझे स्लोप निकाली थी टेंजेंट की, लेकिन ये जो स्लोप आई है ये किसकी आई है, कॉर्ड की स्लोप आई है। लेकिन फिर मैंने आगे कहानी बनाई। ये समझ आया तुम्हें यहाँ तक? क्या इसमें से कुछ लिखना चाहोगे आप? या मैं एक और बनाता हूँ ग्राफ, उसको लिख लूँ? लिख लिया, वेरी गुड। ये कोई ए पॉइंट था, ये कोई पॉइंट था बी, ये है टेंजेंट। अभी मैंने स्लोप निकाली है इस कॉर्ड की, तो मुझे पता है कि ये कॉर्ड की स्लोप और यहाँ पर जो टेंजेंट है उसकी स्लोप, इन दोनों में बहुत अंतर है। दोनों का झुकाव एक्स एक्सिस के साथ में अलग अलग है, तो स्लोप भी इनकी अलग अलग है। लेकिन मैं बी पॉइंट को जैसे जैसे ए की तरफ लाऊंगा, ये जो डिफरेंस है ना दोनों स्लोप में, वो कम होता जाएगा। जैसे मैं बी को थोड़ा सा खिसका के यहाँ पे ले आया बी डैश पर, अब जो कॉर्ड की स्लोप आएगी या कॉर्ड का झुकाव होगा, उसमें और टेंजेंट के झुकाव में डिफरेंस कम हुआ। पहले डिफरेंस ज्यादा था कॉर्ड के झुकाव में और टेंजेंट के झुकाव में, लेकिन बी को जैसे ही मैं थोड़ा सा खिसका के ए की तरफ लाया, तो ए बी डैश कॉर्ड के झुकाव में और टेंजेंट के झुकाव में दोनों में जो डिफरेंस था वो कम हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए?
ग्राफ से क्लियर नहीं हो रहा सर, मतलब समझ में नहीं आ रहा। आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पर टेंजेंट है, ये कॉर्ड ए बी है। क्या आपको ए बी कॉर्ड और टेंजेंट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? बोलो बेटा बोलो। कॉर्ड ए बी और ये टेंजेंट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? दे रहे हैं। आपको ये भी दिख रहा होगा कि इन दोनों का जो स्लोप होगी वो अलग अलग होगी, क्योंकि ये जो एंगल बनाएंगी एक्स एक्सिस के साथ में उनमें डिफरेंस है काफी। दोनों का झुकाव एक्स एक्सिस के साथ में अलग अलग है, तो इनकी जो स्लोप होगी वो अलग अलग होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बी को जैसे मैं ए की तरफ थोड़ा सा खिसका के लाऊंगा, तो अब ये कॉर्ड इस पोजीशन में आ जाएगी, इस पोजीशन में आ जाएगा। तो अब जो डिफरेंस था झुकाव का कॉर्ड और टेंजेंट में, वो थोड़ा कम हुआ है कि नहीं हुआ है बताओ? दोनों के जो बीच में एंगल था या दोनों के झुकाव में जो अंतर था वो अब कम हुआ है, जैसे बी ए की तरफ आया थोड़ा। तो बी को मैं और अगर ए की तरफ लाता हूं, बी डबल डैश वाली पोजीशन पे ले आता हूं, तो ये कॉर्ड ऐसे बनेगा। मुझे बताओ कि अब ये जो नया कॉर्ड बना, सबसे छोटा वाला कॉर्ड, इसमें और टेंजेंट की जो स्लोप है उनमें डिफरेंस और कम हुआ होगा। अभी उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो और कम हो गया। तो जैसे जैसे बी की जो पोजीशन है वो ए की तरफ आती जाएगी, वैसे वैसे जो कॉर्ड की स्लोप है वो टेंजेंट की स्लोप के पास खिसकती जाएगी। जितना ज्यादा बी दूर होगा उतना ज्यादा टेंजेंट की स्लोप और कॉर्ड की स्लोप में डिफरेंस दिखेगा आपको, उतना ही ज्यादा डिफरेंस होगा। लेकिन बी जैसे जैसे ए की तरफ आता जाएगा, वैसे वैसे कॉर्ड की स्लोप और टेंजेंट की स्लोप में जो डिफरेंस है वो भी कम होता जाएगा। बी जब ए पॉइंट के इनफाइनाइटली क्लोज पहुंच जाएगा, इनफाइनाइटली क्लोज मतलब कि आप आंखों से देख भी ना पाए, इतने पास पास दो पॉइंट, जब इतने पास पास दो पॉइंट होंगे तब उनको मिलाओगे तो कॉर्ड की स्लोप और टेंजेंट की स्लोप सेम हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? ए पॉइंट पर यह टेंजेंट बनाइए, ए के बिल्कुल इनफिनिटी क्लोज, मतलब जूम कर करके 10,000 बार जूम कर लिया तब भी हम डिफरेंस को बहुत मामूली सा देख पा रहे हैं। अगर इतने पास कोई पॉइंट लोगे और दोनों पॉइंट को मिला दोगे तो जो कॉर्ड बनेगा उसकी स्लोप और टेंजेंट की स्लोप सेम होगी उस समय। तो बस अब सुनो, यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि जैसे यहाँ पे x की वैल्यू x है, y की वैल्यू कुछ भी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर ले रहे हो तो एक्स स्क्वायर होगी, और ये डिफरेंस मान लो h का है, यहाँ पे x की वैल्यू x प्लस h हो गई, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो x प्लस h का स्क्वायर होगी। तो इस कॉर्ड की जो स्लोप आएगी, कॉर्ड की स्लोप आएगी, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड आएगी x प्लस h का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h। ये स्लोप कैसे आ रही है ये पता चल रहा है आपको? नहीं पता चल रहा होगा। देखो मैं यहाँ पे अलग से लिखता हूँ, क्योंकि वहां पे लिखूंगा तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे दो पॉइंट है ए और बी डबल डैश, ऐसे समझ लो। इनमें x में डिफरेंस कितना है? x में डिफरेंस है h का, y में डिफरेंस कितना है? x प्लस h का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ये एंगल थीटा है जो कॉर्ड बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ में। हमें कॉर्ड की स्लोप निकालने के लिए tan थीटा चाहिए। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच, यानी स्लोप ऑफ कॉर्ड आएगी x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। बताओ आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना? ठीक है, ये स्लोप है कॉर्ड की। लेकिन इसमें जब मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दूंगा, h मतलब ये जो इंटरवल है उसको 0 कर दूंगा, 0 कर दूंगा मतलब दोनों पॉइंट इनफिनिटी क्लोज हो जाएंगे, उस समय जो कॉर्ड की स्लोप है ये किसके बराबर हो जाएगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट की। और ये अभी मैंने लिमिट सॉल्व करके बताई थी आपको। ये आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, उससे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 2hx अपॉन एच, फिर एच का डिवाइड लगा देंगे, एच प्लस 2x, एच की जगह 0 रखेंगे तो 2x। तो टेंजेंट की स्लोप कितनी आ रही है? 2x आ रही है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है? 2x। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन करके उस पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप भी आती है। तो कभी आपको किसी पॉइंट पर किसी कर्व के टेंजेंट की स्लोप चाहिए तो आप बस सीधे डिफरेंशिएशन कर दो, वही होती है टेंजेंट की स्लोप। ये आपको फिजिक्स में बहुत काम आने वाली है बात। मैथ में भी काम में आएगी, लेकिन 12th में। सर किसी भी पॉइंट पे रख देंगे, डिफरेंशिएट करके उसकी स्लोप आ जाएगी। जी जी जी। ओके सर। इसमें से कुछ लिख रहे हैं आप? लिखो लिखो। हेलो सर। हम्म। सर मुझे बोर्ड साफ दिखाई नहीं दे रहा। इसमें मेरी कोई कमी बताओ। यस सर, अब सर अपने आप ही सर जस्टिस ने बोला हो गया, बोर्ड मतलब अनब्लर हो गया। अब तो वैसा ही है सर, एक बार सर कैमरा ऑफ करके ऑन कर लीजिए सर, सही हो जाएगा। चलो, आपकी मर्जी। अब बताइए। सर सही हो गई। ये मुझे लग रहा है ऑटो फोकस की वजह से होता है, क्यों भाई? यस सर। ऑटो फोकस होता रहता है ना ये। यस सर, शायद। ये बंद करना पड़ेगा कैमरे की सेटिंग में जाके। तो आज पूरी क्लास मैंने तुम्हें ये समझाने में निकाल दी कि डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x क्यों आता है, डिफरेंशिएशन से आता क्या है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आया हो तो आप बस ये समझ सर। लेना डिफरेंशिएशन नाम की कोई चीज है, सर उससे रेट ऑफ चेंज निकलती है। dy अपॉन dx मतलब y की रेट ऑफ चेंज x के रेस्पेक्ट में। और ये भी समझ लेना कि उससे टेंजेंट की स्लोप भी निकलती है डिफरेंशिएशन से। अगर आप इतना भी समझ जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन कोई चीज है, उससे dy अपॉन dx का मतलब होता है y की रेट ऑफ चेंज x के रेस्पेक्ट में, और dy अपॉन dx से टेंजेंट की स्लोप आ जाती है। ये साफ कर दूं क्या मैं?
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जब हमने ग्राफ बनाया तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का है, सही से बनाते हैं। x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 1 होगी, x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 1 2 3 4 होगी। ऐसा ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। x इक्वल टू 1 पर जब टेंजेंट बनाओगे तो ऐसी बनेगी, x इक्वल टू 2 पर बनाओगे तो ऐसी बनेगी। अलग अलग पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे तो उनका एक्स एक्सिस के साथ में जो इंक्लिनेशन है वो अलग अलग होगा, एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ में अलग अलग बना रही होंगी, तो उनकी जो स्लोप आएगी वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आएगी। तो किस पॉइंट पर क्या स्लोप आएगी अगर हमें ये पता करना है तो dy अपॉन dx निकालो आप, 2x आ गया। अब x इक्वल टू 1 पर जो टेंजेंट बनी है इसकी क्या स्लोप होगी ये पता करना है, तो dy अपॉन dx में x इक्वल टू 1 रख दो, आंसर आ गया 2। मतलब x इक्वल टू 1 पर जो टेंजेंट होगी उसकी जो स्लोप होगी वो 2 होगी। अगर आपको पता करना है x इक्वल टू 2 पर जो टेंजेंट बनी है उसकी स्लोप क्या होगी, तो x इक्वल टू 2 रख दो, आंसर आ गया 4। मतलब x इक्वल टू 2 पर जो टेंजेंट बनेगी उसकी स्लोप होगी 4। क्लियर है भाई बात एकदम? सर हाँ बेटा। सर अगर इसको चेंज कर दे, फंक्शन को चेंज कर दे, जो हमने y इक्वल टू x कर लिया उसको चेंज कर दे तो भी डिफरेंट सी आ जाएगा डिफरेंशिएशन से। फंक्शन को चेंज कर दे तो मतलब उसको चेंज कर दे, x स्क्वायर जैसे हमने लिया है तो x क्यूब ले लें, फिर उसके हाँ। बाद उससे भी सर डिफरेंशिएशन से वो उसकी स्लोप आएगी। हाँ वो तो सबके लिए है, ऐसा थोड़ी केवल एक्स स्क्वायर के लिए पढ़ रहे हैं हम कि एक्स क्यू के लिए फिर अलग पढ़ेंगे, वो तो सभी फंक्शन के लिए है। ये एक्स वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये ग्राफ शायद आपने पढ़े हैं। अभी मैं कोई मुश्किल सा एग्जांपल ले लूं मुश्किल से फंक्शन का, तो उसका ग्राफ ही ना आपको नहीं पता है, आधा टाइम आप उसके ग्राफ को समझने में लगाओगे तब मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनोगे। तो y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में इसलिए एग्जांपल लिए हैं कि आप उसके ग्राफ को तो कम से कम जानते हैं, तो मैं जो बोलूंगा आगे उस बात पर ध्यान लगाएंगे। कोई भी फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन करो और x की जो वैल्यू रखोगे उसी x की वैल्यू के लिए टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। और सुनो, मान लो x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ रही है तो ग्राफ उसका ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1 है मान लो, अब x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू ज्यादा हुई तो ग्राफ ऊपर ही गया हो। इसमें कुछ मुझे समझाने की जरूरत है या समझ गए कि जैसे x बढ़ाने पे अगर y भी बढ़ रहा होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा। और x बढ़ाने पर अगर y कम हो रहा होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा होगा। जैसे यहाँ x बराबर 1 पर y की वैल्यू मान लो 4 है और x बराबर 2 पर 1 हो गई, तो अगर x बढ़ाने पर y की वैल्यू कम हो रही होगी तो ग्राफ नीचे जा रहा होगा। ये दोनों बातें आपको समझ में आ रही ना अच्छे से? x बढ़ाने पर अगर y भी बढ़ रहा है तो ग्राफ ऊपर जा रहा होगा, x बढ़ाने पर अगर y कम हो रहा है तो ग्राफ नीचे जा रहा होगा। ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ। कैसा ग्राफ? इंक्रीजिंग। और इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं हम डिक्रीजिंग।
अगर ग्राफ इंक्रीजिंग होता है तो dy अपॉन dx यानी y की रेट ऑफ चेंज x के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है मतलब x बढ़ा y भी बढ़ा, x में पॉजिटिव चेंज हुआ तो y में भी पॉजिटिव चेंज हुआ, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव करके पॉजिटिव ही आता है आंसर। तो अगर ग्राफ इंक्रीज कर रहा होता है, अगर फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही होती है, अगर ग्राफ ऊपर जा रहा होता है तो dy अपॉन dx की वैल्यू आती है पॉजिटिव। लेकिन अगर इसका उल्टा हो रहा है, x बढ़ाने पे y की वैल्यू कम हो रही है, ग्राफ नीचे जा रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो x के बढ़ाने पर x में पॉजिटिव चेंज हो रहा है लेकिन y में नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ये बात आप अच्छे से समझ गए कि किसी को डाउट रह गया थोड़ा बहुत? कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब इस चीज से हमें क्या पता चलता है, देखो जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ हमने देखा ही नहीं बिल्कुल कि कैसा होता है, तो हम उसके ग्राफ के बारे में थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखो हमने किया dy अपॉन dx और dy अपॉन dx आया 2x। पहले ये पता करो dy अपॉन dx कब पॉजिटिव होगा, जब x पॉजिटिव होगा। dy अपॉन dx यानी कि 2x कब नेगेटिव होगा, जब x नेगेटिव होगा। अब हमें पता है कि dy अपॉन dx पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, dy अपॉन dx नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। तो हमें ये पता चल रहा है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए उसका ग्राफ इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा मतलब ऊपर जाएगा। x लेस देन 0 के लिए ग्राफ डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा मतलब ग्राफ नीचे जाएगा। क्या ये दो बातें आपको क्लियर हो रही हैं कि x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ इंक्रीज करेगा ऊपर जाएगा, x लेस देन 0 के लिए ग्राफ डिक्रीज करेगा मतलब नीचे जाएगा। क्लियर हो रही है? तो देखो हमें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। हमें ये तो पता है कि x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 आएगी, और हमें पता है कि जब तक x की वैल्यू 0 से छोटी रही होंगी इधर की तरफ, तब तक ग्राफ डिक्रीज करता रहा होगा। डिक्रीज करता रहा होगा मतलब ऐसे नीचे की तरफ आया होगा इस तरह से। फिर जैसे ही x की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो उसका ग्राफ इंक्रीज करने लगा होगा, मतलब ऊपर की तरफ जाने लगा होगा। तो dy अपॉन dx से हम फंक्शन के ग्राफ के बारे में भी बता सकते हैं कि ग्राफ नीचे जा रहा होगा या ग्राफ ऊपर जा रहा होगा। ग्राफ नीचे जा रहा है, dy अपॉन dx नेगेटिव होगा उस जगह पे, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा उस जगह पे, उस इंटरवल में या उस x की वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा कहलाएगा, डिक्रीजिंग। ग्राफ ऊपर जा रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा उस जगह पर या उस पॉइंट पर या उस इंटरवल में dy अपॉन dx की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बता दो भाई कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है। अब कोई कहे हमसे कि y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब। अभी हम बस ये सीखे हैं कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अभी हम ये नहीं सीखे कि ऊपर ग्राफ इस तरह से मुड़ते हुए जा रहा है या इस तरह से मुड़ते हुए जा रहा है, या नीचे जा रहा है तो इस तरह से मुड़ते हुए जा रहा है या इस तरह से मुड़ते हुए जा रहा है। ये नहीं सीखे हम। बस हमें ये पता चला है कि अभी हम ये बता सकते हैं कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, किस तरह से जा रहा है नहीं पता। जैसे y इक्वल टू एक्स क्यू है, y इक्वल टू एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो dy अपॉन dx आएगा 3x स्क्वायर। dy अपॉन dx क्या आएगा, 3x स्क्वायर। क्या लगता है आपको 3x स्क्वायर नेगेटिव होगा कभी? नहीं होगा ना, कभी नेगेटिव नहीं होगा।
3x² हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, 3x² हमेशा ही 0 या उससे बड़ा रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो dy/dx हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इससे हमें ये समझ में आया कि फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमेशा इंक्रीज करता रहेगा। ये रट लो, दिमाग में एकदम फिट कर लो कि dy/dx ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, dy/dx नेगेटिव, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है। dy/dx इसमें पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन का जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा होगा। किन किन x की वैल्यू के लिए dy/dx पॉजिटिव आ रहा है? सभी x की वैल्यूज के लिए dy/dx पॉजिटिव आ रहा है। सभी x की वैल्यूज पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सभी x की वैल्यू के लिए ग्राफ इंक्रीज करेगा। तो ग्राफ इसका इंक्रीज ही करता रहेगा, कभी इसका ग्राफ नीचे की तरफ नहीं जाएगा। y=x³ का ग्राफ हमने देखा है, ऐसे होता है, मैंने अभी बना के दिखाया था आपको। तो इसने ग्राफ में क्या किया, ये हमेशा इंक्रीज ही करता रहा, ये बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, कभी ये लौट के डिक्रीज नहीं करेगा, ये बढ़ता ही रहेगा। तो ग्राफ के बारे में हमें ये पता चला कि dy/dx अगर 0 है तो ऐसे, पॉजिटिव है तो ऊपर जा रहा है, नेगेटिव है तो नीचे जा रहा है। यहाँ पर dy/dx कैसा है, 0। यहाँ पर dy/dx कैसा होगा, 0 से बड़ा। ऐसा ग्राफ होगा उस तरह पे dy/dx क्या होगी, 0 से छोटी। हेलो सर। हाँ बेटा। लेकिन सर ये जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, वो तो नहीं डिक्रीज जा हो रहा रहा बेटा नीचे की तरफ, मुझे बताओ कहाँ जा रहा है नीचे की तरफ। है सर, मतलब वैसे तो नीचे की तरफ ये, हाँ सर, देखो बेटा सुनो, दोनों तरफ नेगेटिव वैल्यू है सर। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। यस सर। तुम पता है कैसा डाउट पूछ रहे मुझसे, कि जब मैं 1 साल का था तो मेरी लंबाई थी 2 फुट, जब मैं 10 साल का हुआ तो हो गई 4 फुट, 20 साल का हुआ तो हो गई 6 फुट। तो मैं तो कह रहा हूं कि भाई बढ़ रही है लंबाई, तुम कह रहे हो कि देखो सर घट रही है, यहाँ 6 फुट है, फिर 4 फुट हो गई, फिर 2 फुट हो गई। समझे बात को? हम ग्राफ हमेशा इधर देखते हैं, इधर की तरफ, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज कर रहे हैं। कहानी आगे देखोगे ना, कोविड-19 से जो मौतें हो रही हैं उनका ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो इसका मतलब पहले कम मौतें थी, अब बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। क्या तुम ऐसे कहोगे कि पहले ज्यादा मौतें थी अब कम होती जा रही है? ऐसा ग्राफ है। नो सर, ओके सर, क्लियर सर। समझ गए बात? यस आगे सर। की तरफ हमें, लौट के पीछे की तरफ नहीं चलना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का मतलब। अब अगली क्लास में बात करते हैं ना, डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चन है, लेवल 1 लेवल 2 ये सब कर लोगे, और मैं थोड़ा होमवर्क बता दूंगा ग्रुप में।